मेडुअल हिस्ट्री की दृष्टि क्विक बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरबों द्वारा सिंध की विजय। पहले लेक्चर्स की तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैंने यहाँ पर इनको हाईलाइट कर रखा हुआ है, अंडरलाइन कर रखा है, इनको डिस्कस करता हूँ अपने तरीके से। आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए लगता है कि आपको ये बहुत ही पसंद आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है। तो बुक तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक बुक को एक ही बार में पढ़ें और उससे बहुत सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल आएँ, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं अरबों द्वारा सिंध की विजय। अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें, जो आई बटन है वहाँ पे भी मैं इसको दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसके लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अरबों द्वारा सिंध की विजय जो है, इनको देखते हैं। भारत पर अगर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो 711 ईस्वी में होता है। आपको जो बुक है उसमें 712 मिलेगा। तो देखिए यहाँ जो बात हो रही है पहले 711 की हो रही, क्योंकि ये असफल आक्रमण है। ठीक है, ये होता है उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, और इसी समय दूसरा होता है बुदैल। तो उबैदुल्लाह और बुदैल 711 में ये दोनों लोग आक्रमण करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। जो पहला सफल आक्रमण होता है वो 712 में होता है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, और इस समय सिंध पर शासन था दाहिर का। भयंकर युद्ध होता है, अरबों से दाहिर को पराजय मिलती है। होता क्या है कि जो अगली चुनौतियां हैं उनके लिए नई शक्तियों का उदय होता है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वगैरह आप देखेंगे आगे चल करके। इसके बाद अगर देखें तो 712 के बाद जब ये गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वगैरह इनका शासन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे तो 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण, विभाजन की स्थितियाँ सक्रिय होती हैं। तब तुर्कों का आक्रमण होता है। तो अरबों के बाद तुर्कों का आक्रमण होता है। इसमें महमूद गजनवी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करते हैं। तो स्टेटमेंट आता है कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें तो जो अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अरबों ने जो भी आक्रमण किया, उनका जो उद्देश्य था वो था यहाँ से लूटपाट करना, इस्लाम का प्रचार करना। इससे अधिक देखने को नहीं मिलता है। जबकि तुर्क आते हैं तो उसके बाद वो यहाँ पर सत्ता अपनी स्थापित करते हैं, तो मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। जब इनका आक्रमण होता है तो चूँकि ये 8वीं शताब्दी है, तो इसके आरंभ में भारत के समय राजनीतिक दशा कैसी थी ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं या भारत के जो भी छोटे छोटे राज्य थे उस समय, उनका देखते हैं कौन कौन था। एक छोटी सी समरी यहाँ पर दी गई है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान में ब्राह्मण वंश था, हिंदू शाही साम्राज्य। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना करते हैं दुर्लभ वर्धन। इनके शासनकाल में ह्वेनसांग ने यहाँ की यात्रा करी थी। दुर्लभ वर्धन के उत्तराधिकारी होते हैं दुर्लभक, प्रतापादित्य की ये उपाधि धारण करते हैं। आगे देखेंगे तो इसी में आते हैं ललितादित्य मुक्तापीड, 724 में सिंहासन पर बैठते हैं। ललितादित्य मुक्तापीड का शासन काफ़ी विस्तृत होता है। इनका जो फेमस है सूर्य मंदिर है, मार्तंड मंदिर, तो कश्मीर में स्थित है, ये इन्होंने ही बनवाया था। दूसरी इनकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कन्नौज पर भी आक्रमण करके वहाँ के राजा को पराजित किया। तो ये 740 में राजा यशोवर्मन थे जिनको इन्होंने पराजित किया। जो कन्नौज का राज्य था ना, तो नेपाल के उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में था कन्नौज। हर्ष का साम्राज्य जो है, हर्ष के साम्राज्य में मध्यवर्ती राज था नेपाल। नेपाल में था वैश्य ठाकुरी वंश, इसकी स्थापना की थी अंशुवर्मन ने। तो इसमें भी कुछ आगे प्रमुख बातें मिलेंगी कि हर्ष की मृत्यु के बाद तिब्बत और नेपाल की सेना ने चीन के राजदूत वांग ह्युंगसे को कन्नौज के सिंहासन का अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। छोटी मोटी बातें हैं यहाँ पे। कामरूप असम में देखें तो वहाँ पर भास्कर वर्मन का शासन था, बाद में वहाँ पर पाल साम्राज्य के अधीन आ जाता है ये। कन्नौज में देखें तो हर्ष की मृत्यु के बाद अर्जुन एक शासक बनते हैं। उसने चीन के राजदूत वांग ह्युंगसे का विरोध किया था, जो हर्ष की मृत्यु के उपरांत वहां आया था। वांग ह्युंगसे ने पुनः असम, तिब्बत व नेपाल की सैन्य सहायता लेकर वो लौटा। फिर इस युद्ध में अर्जुन की हार हो जाती। अर्जुन को बंदी बना लिया जाता है, उनको चीन ले जाया जाता है और वहीं पर उनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा देखें तो 8वीं शताब्दी के आरंभ में यशोवर्मन जो है कन्नौज के सिंहासन पर बैठते हैं। इनके समकालीन थे दाहिर। इसके बाद अगर देखें तो जो पाल, गुर्जर और प्रतिहार राष्ट्रकूट हैं, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट हैं, इन तीनों के मध्य होता है त्रिपक्षीय संघर्ष।
जिसे कहा जाता है कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष। अंततोगत्वा इसमें सभी एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन अंततोगत्वा इसमें जो विजय होती है वो गुर्जर प्रतिहारों की होती है। यही महत्वपूर्ण शक्ति बन के आगे आते हैं। बंगाल के राज्य को देखें तो बंगाल में गौड़ शासक शशांक का शासन था। इनकी मृत्यु के पश्चात वहाँ पे बंगाल के जो नागरिक थे उन्होंने गोपाल को अपना राजा बनाया और इन्होंने पाल वंश की स्थापना की। तो पाल वंश वगैरह हमने पढ़ा। सिंध में देखे जहाँ पर आक्रमण हुआ तो यहाँ पर राय वंश का शासन था। वेनसांग भारत आया और पाया कि उसने सिंध में शूद्र शासक को पाया। हर्ष की मृत्यु के उपरांत जो है सिंध स्वतंत्र हो गया, जिसका अंतिम शासक था राय साहसी द्वितीय। ब्राह्मण मंत्री चाच ने उसके उपरांत राज्य पर अधिकार करके ब्राह्मण वंश की नींव रखी। चाच के बाद आते हैं चंदर और चंदर के बाद आते हैं दाहिर। तो क्रम भी है चाच, चंदर, दाहिर, और दाहिर के समय ही अरबों का आक्रमण होता है। ठीक है, तो इसके पूर्व भी कुछ असफल आक्रमण होते हैं। जैसे प्रथम दशक में देखें तो सिंध की प्रदेश मकरान को जीत लिया गया। इसका नेतृत्व किया था अल हरी अल बहित्ती ने। तो यहाँ से कुछ छोटे छोटे हैं जो पूरे इंडिया का इसमें स्टेटस दिखाया गया है कुछ समय कैसे थे। तो देखें बहुत केंद्रीय सत्ता नहीं है, अरबों का इसमें आक्रमण होगा। सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम करते हैं। 2-3 कारण बताए जाते हैं इसके जो एक्सप्लेन किए गए हैं। एक तो लंका के राजा से थोड़ा सा लिंक देखा जाता है कि उन्होंने ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, या फिर खलीफा के पास जो हज्जाज के पास कुछ ऐसी कन्याओं को भेजते हैं जिनके पिता की मृत्यु हो गई थी मुसलमान व्यापारियों की, लेकिन समुद्री लुटेरे जो हैं सिंध के तट के पास छीन लेते हैं, इसलिए सिंध पर आक्रमण करते हैं। एक कहानी ये भी सुनने को आती है कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं, खलीफा के पास कुछ सैनिक व मूल्यवान उपहार भेज रहे होते हैं, तब सिंध में लूट लिया जाता है। तो इसलिए गुस्सा करके इन लोगों ने सिंध पे आक्रमण किया। और कुछ ऐसा भी आता है कि जो खलीफा थे वो अपने प्रतिनिधियों को भारत से दासियाँ अन्य वस्तुएँ खरीदने के लिए भेजा। दाहिर के मुख्य बंदरगाह के पास जब वो देवल में पहुँचे तो समुद्री लुटेरों ने उनको लूट लिया। तो इससे भी वो दाहिर से नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं भाई आप क्षतिपूर्ति इसकी करिए। दाहिर ने मना कर दिया, तो वो इस पर आक्रमण करते हैं। तो कारण कुछ भी हो, अरबों की सिंध विजय का कारण एक था लूट की धनराशि और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। अब क्वेश्चन यहाँ से बनने शुरू होते हैं। ये तो स्टेटमेंट बेस्ड थे यहाँ तक। मोहम्मद बिन कासिम के जो अभियान है ना, इनका क्रम पूछा जाता है। जैसे देवल, निरुन, सेहबन, रावर, ब्राह्मणाबाद, तो ऐसे देखेंगे कई हैं। इसके बाद आरूर या आलूर कहते हैं, मुल्तान अभियान। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना होगा। सबसे पहले देवल अभियान है 712 में। तो मकरान के रास्ते सबसे पहले देवल पे आक्रमण करते हैं और यहाँ पर दाहिर के भतीजे का शासन चल रहा होता है। तो बहुत हिम्मत के साथ उसने डटकर सामना किया, लेकिन कुछ छली ब्राह्मण थे, उन्होंने कासिम का साथ दिया, तो कासिम जीत गया। अगला अभियान करता है निरुन अभियान। यहाँ कुछ बौद्ध भिक्षु थे, तो वो बेचारे बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर लिए। सेहबन अभियान किया। उसके बाद यहाँ पर उसका चचेरा भाई, दाहिर का चचेरा भाई था माजरा, तो थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन फिर वो भी कमज़ोर शासक था, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। रावर अभियान इसके बाद आता है। तो जब ये सिंध नदी पार करके दाहिर पर आक्रमण करता है, तो चूंकि अचानक आक्रमण होता है तो दाहिर जो है भाग करके रावर में शरण ले लेता है, तो यही रावर अभियान कहलाता है। तो 20 जून 712 को यही प्रमुख युद्ध होता है, लेकिन इसमें दाहिर की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद जिनकी विधवा रानी थी रान बाई, उन्होंने रावर के किले की रक्षा की, लेकिन बाद में जौहर प्रथा द्वारा अपने सम्मान की उन्होंने रक्षा की। अगला मिलेगा आपको ब्राह्मणाबाद अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आया भी है। यहाँ दाहिर का पुत्र था जयसिंह। तो इसमें भीषण युद्ध हुआ, कई लोगों की मृत्यु हुई, जयसिंह भाग गया परास्त होकर के। इसके बाद क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की जो दूसरी विधवा थी रानी लाट देवी और उसकी 2 पुत्रियाँ थीं, सूर्या देवी और परमल देवी, इनको बंदी बना करके ले गया और यही बाद में उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ब्राह्मणाबाद अभियान को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस अभियान के तहत वो ऐसा करता है। अगला अभियान मिलेगा आरोर और अलोर अभियान। तो दाहिर का एक अन्य बेटा भी था, जहाँ पर इसने आक्रमण करके इसको विजित कर लिया। 713 में वो मुल्तान पर आक्रमण करता है, जो मुख्य नगर था सिंध का। तो यहाँ से इनको बहुत सोना मिला, वो कहते हैं मुल्तान को स्वर्ण नगरी। इसके बाद बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। वो जो सोचता है कि पूरे भारत को विजय करें, और वो अबू हकीम के अधीन एक विशाल अश्वारोही सेना को भी भेजता है कि वो कन्नौज का विजय करें, लेकिन
इससे पहले कि वो और कोई क्षेत्र जीतता उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद क्या स्थिति होती है? देखिए 714 में खलीफा की मृत्यु के बाद दमिश्क में आंतरिक अशांति हो जाती है। तो जो इधर सरदार वगैरह थे स्वतंत्र हो गए। खलीफा हिशाम जो थे उन्होंने जुनैद की नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में की, लेकिन उनको भारतीय राज्यों से परास्त होना पड़ा। एक मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज का, इसमें उल्लेख मिलता है नागभट्ट प्रथम का, ये इम्पॉर्टेंट। तो इसमें नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों और अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में। तो यही है क्योंकि उस समय इनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। कई रियासतें थी जो लगभग खलीफाओं से नियंत्रण से मुक्त हो चुकी थी, मंसूरा मुल्तान को छोड़ के। सिंध विजय के प्रभाव क्या थे उनको देखते हैं। तो लेनपूल कहते हैं कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। तो ये स्टेटमेंट ही एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसने कहा था, तो लेनपूल का कथन है ये। जो अरबी आए उन्होंने यहाँ से हमारे साहित्य को भी वो ले गए। 8वीं शताब्दी में खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वान ब्रह्मगुप्त की रचित जो थी ब्रह्म सिद्धांत और श्रीहर्ष ने लिखा था खंडन खंड खाद्य, इसको वो अरब उठा ले गए और वहाँ अरबी भाषा में अनुवाद कराया। खगोल शास्त्र में भी रुचि लिया। भारत का जो शून्य और दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था उसको सीख के ले गए, रोमन साम्राज्य में प्रसारित किए। 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज्म गणितज्ञ थे, इसको अरब में लोकप्रिय बनाए। और यहाँ से 12वीं शताब्दी में ईसाई मठवासी एबेलार्ड के द्वारा ज्ञान यूरोप में पहुँचा। तो जब ये पश्चिम में तब इतना बाद में पहुँचा और वही हमें ज्ञान सिखाते हैं। इसे अरब अंक पद्धति के नाम से जाना गया यूरोप में। तो बाद में अब्बासी खलीफा ने बगदाद की स्थापना की। थोड़ा व्यापारिक संबंध भारत के साथ बढ़ते हैं। जो लोग सिंध और मुल्तान में रह गए थे अरबी लोग अस्थायी रूप से, तो इनका एक नया संप्रदाय बनता है, वो इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है करमतिया। करमतिया नामक एक संप्रदाय था। जो अरबी लोग बाद में मुल्तान और सिंध में रह गए अस्थायी रूप से, उनको करमतिया कहा गया। जो अरब है ना, इनको श्रेय दिया जाता है कि चीन ने जो आविष्कार किया था कागज़ कंपास यानी कि दिक्सूचक, कुतुबनुमा इसको कहा जाता था, छपाई खाना, बारूद, इन सभी का जो ज्ञान है वो यूरोप लेकर के गए। वहाँ से इसका प्रचार प्रसार हुआ। और ये कहें कि भारत कितना प्रभावित हुआ, उससे कहीं अधिक जो है ये अरब वाले भारत से ही प्रभावित हुए, क्योंकि उनके मस्जिद मकबरों का जो बुर्ज है वो मंदिरों के मंडप की तरह बना। कई मस्जिदें विष्णु के मंदिर की तरह बनी। हाँ, लेकिन भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अरब आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ। तो ये रहा हमारा इससे इम्पोर्टेंट प्रमुख बातें। बाद में देखें तो जो अरब से लोग थे उनका थोड़ा रुझान इधर कम हो गया, क्योंकि जो उमैयद थे उन्होंने सिंध की विजय शुरू की थी, लेकिन बाद में जब अब्बासी आते हैं तो इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो धीरे धीरे कालांतर में यहाँ के राज्यपाल सरदार लगभग स्वतंत्र होते गए। एक अभ्यास प्रश्न है, उसको देख लेते हैं कि अरबों द्वारा भारत विजय का कारण क्या था। तो देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना। तो ये लगता है कि इसमें सारे सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। जो अरब आक्रमणकारी हैं मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा था, तो इनके समय शासक थे दाहिर। किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल अभियान किया। फिर है मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता? तो सर्वप्रथम जो अभियान किया था वो देवल पे किया था। ठीक, इसका पहला हो जाएगा ए, देवल। अब 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाट देवी और दाहिर की 2 पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी? तो ये आप जानते हैं कि ब्राह्मणाबाद का जो अभियान था उसके तहत था। सिंध विजय की प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही? तो यह स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ा था, ये लेनपुल का कथन है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से कराया गया? इस बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन इसका नाम था कलीला वादिमना, इम्पॉर्टेंट है। अरबों ने सिंध में किन 2 का प्रचलन किया? तो इसका होगा ऊँट पालन और खजूर उत्पादन।
ये सिंध में प्रचलित करते हैं अरब के लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो अरब के थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, तो सफल असफल नहीं पूछा गया है, 711 विकल्प में है। 711 पर असफल आक्रमण हुआ था लेकिन 711 में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई, तो आप जानते हैं कि सफल अभियान 712 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में अरबों की विजय का परिणाम थे। हिंदू समाज में मद्यपान और मांसाहार बढ़ा, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली, अरब ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद हुआ। देखिए, मद्यपान मांसाहार बढ़ा, मंदिरों में कुछ प्रवेश भी हुए, लेकिन जो यहाँ लिखा है कि अरब ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद हुआ, नहीं, जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका अरबी में अनुवाद हुआ। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा सी। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला, तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। तो ये रहा आपका पूरा प्रैक्टिस सेट। हमने इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में समराइज़ किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। जो इसका अगला चैप्टर है हम लोग उसको लेके आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपको इसमें कोई बात कहनी है, कोई आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते हैं तो कमेंट करिए, बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।